प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में और हमारे शांति कुंज हरिद्वार के प्रमुख परम आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, परम आदरणीय श्रद्धेय शैलजी जी के मार्गदर्शन में और हमारे गायत्री परिवार की संयोजिका डॉक्टर गायत्री परिवार आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी की प्रमुख संयोजिका डॉक्टर गायत्री शर्मा दीदी के हमको कुशल मार्गदर्शन में ये कार्यशाला हम संपन्न करने जा रहे हैं। तो आज हमारी संगीता दीदी इस क्लास को लेंगी, उनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगे। वैसे तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी है दीदी, पर फिर भी बहुत कम शब्दों में हम आपको उनका परिचय देंगे। डॉक्टर संगीता जी ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमएस की डिग्री प्राप्त की 1992 में, और कानपुर में ही दीदी के द्वारा अपना खुद का अस्पताल चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रतिमाह गर्भवती माताएं लाभान्वित होती है आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी के कार्यक्रम के माध्यम से। और दीदी यूपी स्टेट की कोऑर्डिनेटर भी है, स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं आवगढ़े संस्कारवान पीढ़ी की। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी कार्यशालाएं, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं आयोजित की है, मेडिकल कॉलेजेस में आयोजित की है और अपने विभिन्न स्थानों पर भी आयोजित की है। और दीदी ने कम से कम 150 से अधिक ऐसी कार्यशालाएं आयोजित की हैं, जिसमें ट्रेनर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम भी उन्होंने चलाया है और लोगों को, गर्भवती माताओं को भी प्रशिक्षण दिया है। तो इस विशाल योजना को उन्होंने पहुंचाने का, जन जन तक, घर घर तक बहुत बड़ा कार्य दीदी ने किया है। और दीदी के माध्यम से आज हम जानेंगे कि एपिजेनेटिक साइंस क्या है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है गर्भकाल के दौरान। बड़ा गंभीर विषय है, आप सभी इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसीलिए चलाई जा रही है कि घर बैठे हम इसका लाभ उठा सकें। आप सभी अपने मित्र और परिचितों को भी इसके बारे में अवश्य सूचना दें। और आज से हमारा ये कार्यक्रम प्रतिदिन YouTube पर और AWJP लाइव फेसबुक पर और साथ ही में हमारा Zoom ऐप पर नियमित रूप से 9 दिन तक चलता रहेगा। तो आप सभी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसका लाभ पहुंचाने का कष्ट करिए। तो जीजी से निवेदन करेंगे कार्यशाला का शुभारंभ करें आदरणीय डॉक्टर संगीता सारस्वत जी। सभी को प्रणाम, धन्यवाद रेखा दीदी। आज का विषय, जैसे आपने रेखा दीदी से जाना, एपिजेनेटिक्स एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हम सब जानते हैं कि गर्भधारण के बाद भावी माता पिता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उनको कुछ नए सूत्र अपने जीवन में अपनाने होते हैं, कुछ कार्य उनके लिए निषेध हो जाते हैं, किंतु जानकारी का अभाव, मार्गदर्शन का अभाव और आजकल पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते प्रभाव के कारण हमारे भावी माता पिता इस भूमिका में कई बार अपने को अक्षम पाते हैं। तो आज हम इस कार्यशाला के माध्यम से वैज्ञानिक सूत्र और आध्यात्मिक सूत्र बताते हुए आपको ये मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह गर्भवती माता अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करे, उस बदलाव से किस तरह गर्भस्थ शिशु और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों को कैसे लाभ होएगा, और इसके विषय में विज्ञान का क्या मत है, ये सारी चर्चाएं आज हम करेंगे। इससे पहले आइए एक बार परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, आदि शक्ति माँ गायत्री को की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि ना केवल गर्भवती माताएं बल्कि हम सब अपने जीवन में कुछ आवश्यक बदलाव करके सविता देवता के आलोक को अपने जीवन में महसूस कर सकें, उससे अपने जीवन को प्रकाशित कर सकें। इस भाव के साथ एक बार गायत्री मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इससे पहले कि हम एपिजेनेटिक्स पर चर्चा करें, हम लोग को अपना थोड़ा स्कूली ज्ञान रिवाइज करना पड़ेगा कि कैसे हमने स्कूल में सेल के बारे में पढ़ा था। सेल होता है जो कि हमारे पूरे शरीर की इकाई है, हमारा यूनिट है। सेल, हमारी बॉडी जो है वो 50 ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, और जो कुछ भी हमारे शरीर में होती है गतिविधियां, चाहे एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, रिप्रोडक्शन है, वो सारी गतिविधियां सेल में भी होती हैं। तो एक सेल को हम ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ द बॉडी। उस सेल की एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लंबे लंबे थ्रेड्स क्रोमैटिन के एक रील पे लिपटे होते हैं, जिसको कहते हैं हिस्टोन्स। वो प्रोटीन से बने होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, और जीन्स बने होते हैं डीएनए से। अब जीन्स क्या है? जो हमारे लाइफ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, एक तरह की हमारी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट, चाहे हमारा रूप रंग है, कद काठी है, हमारा व्यवहार, स्वास्थ्य, हमारी आदतें, वो सब एक इन जीन्स में कोडेड है। किंतु आज का विज्ञान ये कहता है मात्र जीन होने पर्याप्त नहीं है। जिस गुण या जिस कैरेक्टर को वो जीन कैरी कर रहा है, जिसका वो संवाहक है, जब तक जीन एक्सप्रेस नहीं होगा वो गुण हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो मात्र जीन का होना पर्याप्त नहीं है, जीन का प्रकटीकरण या जीन का सुसुप्ता में पड़ा होना, जीन एक्सप्रेशन और जीन नॉन एक्सप्रेशन, जीन का ऑन होना और जीन का ऑफ होना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस विज्ञान को हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। और इस दौरान, जीन के एक्सप्रेशन के दौरान या जीन के नॉन एक्सप्रेशन के दौरान डीएनए सीक्वेंस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। डीएनए की क्रमबद्धता और अनुक्रम पहले जैसा ही रहता है। तो इसी के कारण शायद एपिजेनेटिक्स का शाब्दिक अर्थ है ऑन टॉप ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के ऊपर का विज्ञान, या वो विज्ञान जो एक्चुअली जीन को कंट्रोल कर रहा है। अब ये जो एपिजेनेटिक्स है, एपिजेनेटिक टैग्स जो हमारे जीन्स को कंट्रोल कर रहे हैं या जीन एक्सप्रेशन नॉन एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो खुद एनवायरमेंटल सिग्नल से प्रभावित होते हैं। ये वातावरण से आने वाले सिग्नल्स सकारात्मक भी होते हैं, नकारात्मक भी। जैसे हमारा आहार, या हम शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं या जंक फूड खाते हैं, हमारी जीवन शैली, तनाव का स्तर हमारे जीवन में, वातावरण में वायु का प्रदूषण लेवल, रेडिएशन एक्सपोजर, हमारे आपसी रिश्ते, परिवार में सौहार्दपूर्ण प्रेम पूर्वक वातावरण है या क्लेश युक्त वातावरण है, हमारी आध्यात्मिक सोच, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आध्यात्मिक पद्धतियां, यहाँ पे इसको धर्म से ना मिक्स करें। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स। धर्म कलेवर है, स्पिरिचुअलिटी तत्व है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि धर्म पे चलने वाला हो, और हर धार्मिक व्यक्ति आवश्यक नहीं है कि आध्यात्मिक हो। एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड्स के रूप में ये प्रभावित होता है, केमिकल टॉक्सिन्स के रूप में प्रभावित होता है, पर उसके ऊपर भी एक और फैक्टर है, वो है हमारी दृष्टिकोण, हमारी सोच, हमारी इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स की नकारात्मकता या सकारात्मकता को ग्रहण करने की क्षमता, या किस रूप में, कितने अमाउंट में हम उसको ग्रहण करते हैं, जिसे हम कहते हैं परसेप्शन या बिलीफ। और इसी के लिए गुरुदेव ने कहा कि परिस्थिति एक सी हो सकती है, पर मनस्थिति से आप अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। तो परिस्थिति से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनस्थिति। और इसी बात को आज के साइंटिस्ट डॉक्टर ब्रूस लिप्टन अपनी बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में समझाते हैं कि वातावरण का प्रभाव जीन्स पे पड़ता है, पर उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने परसेप्शन के द्वारा, अपनी सोच के द्वारा। अब ये प्रकटीकरण या सुसुप्ता, ये दो प्रोसेस से संभव होती है। एक का नाम है मिथाइलेशन। देखिए, जैसे ये मिथाइलेशन की प्रोसेस अगर हो गई तो मिथाइलेशन से जीन साइलेंस हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा।
तो जब भी किसी जीन में मिथाइलेशन हो गया वो जीन ऑफ हो जाएगा। और दूसरी तरफ ये देखिए, अगर हिस्टोन बॉडी पे जो क्रोमैटिन बंधा हुआ है वो लूज हो जाए या टाइट हो जाए, उससे या तो जीन एक्सप्रेस हो जाएगा या साइलेंट हो जाएगा। तो ये दो प्रोसेस इसको कंट्रोल करती है। अब एक आर्टिकल 2010 में छपा टाइम मैगजीन पे, जिसका हेडिंग थी व्हाई योर डीएनए इजंट योर डेस्टिनी। इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए हमारे भाग्य का निर्माता नहीं है। और बिल्कुल सही बात है, अगर ऐसा होता तो हर बच्चा अपने माता पिता की कार्बन कॉपी होता, लेकिन हर बच्चा एक स्वतंत्र व्यक्तित्व है। इसके बारे में रिसर्चेस हुई जुड़वा बच्चों पे। जुड़वा बच्चों को जन्म से अलग किया गया अपनी माँ से, एक माँ के पास रहा, एक अलग वातावरण में पला, तो देखा गया कि दोनों विभिन्न व्यक्तित्व बने एकदम। और जब उनको साथ में भी पाला गया तब भी देखा कि उनकी आईक्यू सेम थी, पर संगीत में उनकी रुचि, कैसा खेलकूद वो पसंद करेंगे, इसमें उनमें भिन्नता पाई गई। तो इसका मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए भले ही सेम हो, जैसे ट्विंस में होता है, जो ट्विंस की स्टडी बता रहे हैं उनका जीनोम सिमिलर है, पर तब भी उनकी सोच ने, उनकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ग्रहण करने की के दृष्टिकोण ने या क्षमता ने उनको अलग व्यक्तित्व बनाया। इसलिए मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अब इसी आर्टिकल में डॉक्टर लार्स ओलॉफ बाइग्रेन, जो एक रिसर्चर थे, उनकी स्टडी छपी, जिन्होंने ये कहा कि गर्भावस्था में जो माँ का आहार है, जो माँ का तनाव का स्तर है, वो न केवल गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है, पर आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। बच्चों के बच्चे और उनके बच्चों तक में ये प्रभाव देखा गया, मतलब 2 पीढ़ियों तक, 3 पीढ़ियां कहेंगे, एक बच्चा और 2 उसके आगे की जनरेशन, इस पे ये प्रभाव देखा गया। तो अब हमें समझना चाहिए ये हमारा अवगढ़ संस्कारवान पीढ़ी कितना महत्वपूर्ण है। हर माँ को कितनी सजगता से 9 महीने रहना है, किस तरह से अपने जीवन में बदलाव रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये डूज एंड डोंट्स के प्रति कितनी सजगता उसको रखनी है, जिसका नाम होता है, जिसको हम आज कहते हैं कॉन्शियस प्रेगनेंसी या कॉन्शियस पेरेंटिंग। क्योंकि इससे ना केवल वो संतति का निर्माण कर रही है, सुसंतति का निर्माण कर रही है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी निर्माण कर रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि गर्भस्थ शिशु का जो शरीर रूपी कंप्यूटर है, जीनोम केवल उसका हार्डवेयर है और एपिजीनोम उसके जीवन को रीप्रोग्राम करने वाला सॉफ्टवेयर। अगर हम कहें कि ये संसार एक रंगमंच है और हमारा जीवन एक नाटक, तो चूंकि सेल इकाई है, इसलिए समस्त सेल अदाकार और अदाकारा हैं, जिसकी स्क्रिप्ट डीएनए के रूप में है और डायलॉग्स हैं जीन्स के रूप में। लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में है? एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स इस नाटक का डायरेक्टर है, जो कुछ डायलॉग्स बुलवा करके और कुछ को ना बुलवा करके पूरे जीवन रूपी नाटक के प्रेजेंटेशन को, उसके अर्थ को बदल सकता है। यही एपिजेनेटिक्स का विज्ञान है। अब इस विज्ञान को के ऊपर आहार का कितना प्रभाव पड़ता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी हुई। एक जीन होता है अगूटी, जो मनुष्य में और चूहों में दोनों में पाया जाता है। जब ये जीन प्रत्यक्ष हो जाता है, मतलब इसका एक्सप्रेशन हो जाता है, तो चूहे जो हैं मोटे होते हैं, हल्के पीले रंग के होते हैं और इनमें कैंसर और डायबिटीज की संभावना अधिक होती है। दूसरी तरफ जब ये जीन सप्रेस हो जाता है, अगूटी जीन, तो वही चूहे साधारण जैसे कत्थई रंग के छोटे छोटे पतले चूहे होते हैं और उनमें बीमारी की संभावना नहीं होती है। अब इन अगूटी माउस को जब साधारण खाना दिया गया, तो उनके अधिकतर बच्चे ऐसे हुए जिसमें ये जीन एक्सप्रेस हुआ, यानी कि हल्के पीले रंग के मोटे चूहे पैदा हुए जिनमें कैंसर और डायबिटीज की संभावना थी। जब इन चूहों को पौष्टिक आहार दिया गया, फोलिक एसिड और विटामिन B12 से युक्त, तो ये अधिकतर बच्चे इनके नॉर्मल चूहों के रूप में पैदा हुए, कत्थई रंग के पतले, और इनमें कोई डिजीज की संभावना नहीं देखी गई। अब आहार का ये महत्व कल गायत्री दीदी ने आपको कल बताया था और कल आपको रेखा दीदी डिटेल में बताएंगी कि गर्भावस्था में अगर कुपोषण हो जाए, किसी भी
पौष्टिक पदार्थ की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे रोगों का सूत्रपात गर्भ से धारण होता है, जिसको कहा गया अडल्ट डिजीजेस ऑफ फीटल ओरिजिन। और वो कितनी गंभीर बीमारियां होती हैं, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी हार्ट डिजीज, कैंसर, इनका सूत्रपात गर्भ से हो जाता है। अब ये तो आहार की बात हुई, लेकिन भावनाओं का भी रोल किस तरह से एपिजेनेटिक्स पे पड़ता है, ये देखिए कि प्यार का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ये स्टडी सोशल एपिजेनेटिक्स के अंतर्गत यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में हुई, जहां ऐसे चूहों पे अध्ययन किया गया जिन्होंने प्रसव के तुरंत बाद अपने बच्चों को चाट चाट कर प्यार किया, और वो बच्चे आगे चल करके ऐसे चूहे बने जो जिनमें तनाव सहने की अधिक क्षमता थी, और वो साहसी थे और खुशहाल रहते थे। और फिर जब वो खुद माँ बने तो उन्होंने भी अपने बच्चों को खूब प्यार किया चाट चाट कर। जब इन स्टडीज को ह्यूमन स्टडीज के साथ को रिलेट किया गया तो देखा गया कि जो बच्चे मानसिक उत्पीड़न, शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होते हैं बचपन में, या जिनकी माँ को अत्यधिक तनाव होता है, संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ता है गर्भावस्था के दौरान, वो बच्चों में कई तरह की बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, और ये बच्चे क्राइम की दुनिया में भी चले जाते हैं। अब ये एपिजेनेटिक इंफॉर्मेशन आती कब है हमारे जीवन में? बहुत शुरुआत में, जब गर्भस्थ शिशु मात्र एक कुछ भ्रूण के रूप में कुछ सेल्स का एक लोथड़ा होता है। ये सेल्स अभी तक ये भी नहीं जानते कि कौन सा सेल मसल बनेगा, कौन सा नर्व सेल बनेगा, कौन सा हड्डी का सेल बनेगा, कौन सा सेल स्टमक का सेल बनेगा। उसी दौरान एनवायरमेंटल सिग्नल्स और आसपास के वातावरण के सिग्नल्स इन सेल्स को प्रभावित करते हैं। अब ये सेल डिवीजन की और सेल डिफरेंशिएशन की जो प्रक्रिया, ये बहुत जटिल है और इसमें माँ का कोई योगदान नहीं है। ये कोई सूक्ष्म सत्ता चला रही है। आप सोचिए कितनी इंटेलिजेंट प्रोसेस चल रही है, कितना कॉन्शियस प्रोग्राम चल रहा है। ये एम्ब्रियोनिक सेल, कोई सेल मसल का सेल बनेगा, कोई सेल नर्व का सेल बनेगा। अब ये मसल सेल आगे चल के कोई हाथ पैरों की मसल का सेल बनेगा, और कोई हृदय की मसल का सेल बनेगा, कोई आंत की मसल बनेगा, और ये नर्व सेल आगे चल के कोई ब्रेन की मसल, कोई ब्रेन का सेल बनेगा, कोई स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और कोई पेरिफेरल नर्व्स में जाएगा। और इसमें माँ एक मूक दृष्टा है, वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली, यानी कि अचेतन से भी वो जीन सिलेक्शन कर रही है। इस बीच में जीन का सिलेक्शन हो रहा है, जीन एक्सप्रेशन, जीन ऑन एक्सप्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो जब ये सबकॉन्शियसली हो रहा है तो यहाँ माँ को उनको सिखाना है कि क्यों ना वो इसको सजगता से करे, क्यों अपने वातावरण को ऐसा बनाए कि कोई भी नकारात्मक प्रभाव नेगेटिव एपिजेनेटिक सिग्नल के रूप में अंदर ना जा पाए। अब इस प्रक्रिया में यदि कोई व्यवधान आता है तो बहुत नुकसान होता है। इसीलिए ये जो अर्ली प्रीनेटल पीरियड है, शुरू के 16 हफ्ते, जब आपके सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, जैसे मस्तिष्क है, हृदय है, हड्डी का पूरा सिस्टम है, और आपके फेफड़े हैं, आपके प्रजनन अंग है, हाथ पैर है, यहाँ तक कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी डेवलप होती है। इस दौरान अगर सेल डिवीजन या सेल डिफरेंशिएशन की प्रोसेस जो चल रही है, उसमें कोई भी वातावरण का प्रभाव माँ के विचार, माँ की भावनाओं के रूप में, या पारिवारिक संघर्ष के रूप में, या माता पिता का आपसी समन्वय न होने के कारण से, या आहार की अशुद्धि के कारण, बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों से अगर आता है तो सोचिए आप इस समय जो ऑर्गेनोजेनेसिस बन रही है, अंग बन रहे हैं, उसमें कितनी गड़बड़ी हो जाए तो बच्चे को कितने गंभीर परिणाम, पूरे बच्चे को क्या, पूरे घर को कितने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि इस ज्ञान को हर गर्भवती माँ को गर्भ से 3 महीने पहले धारण करके उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब ये देखिए हम कैसे आप रोगों का सूत्रपात किस तरह से होता है। ये प्रोसेस चल रही है डेवलपमेंट की, ऑर्गन्स की, और इस समय सेल डिफरेंशिएशन हो रहा है, सेल्स का स्पेशलाइजेशन हो रहा है। अब इसमें ये प्रभाव आ रहे हैं बाहर के। अगर ये नकारात्मक है, जैसे कि हमारा खान पान, शराब का सेवन, सिगरेट स्मोकिंग, केमिकल टॉक्सिन्स जैसे फर्टिलाइजर्स के रूप में, अत्यधिक तनाव, आपसी पारिवारिक रिश्ते अगर तनावपूर्ण हैं,
और संक्रमण, जैसे आजकल कोविड चल रहा है, तो ये जो है संक्रमण किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे HIV है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये सारे प्रभाव क्या करते हैं, इस डिजीज के जीन को एक्सप्रेस कर देते हैं, इसको अनकवर कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, और तब क्या होता है, तब गंभीर बीमारियां उस गर्भस्थ शिशु में आगे चलकर दिखाई देती हैं, जैसे कैंसर है, हार्ट डिजीज है, मोटापा है, डायबिटीज, डिप्रेशन। अब हम इसकी पिक्चर की दूसरी साइड देखते हैं कि जब हमारे वातावरण से आने वाले जो सिग्नल्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएं, जैसे सात्विक संतुलित आहार, नियमित योग व्यायाम, जब ध्यान, गर्भ संवाद, गर्भ संगीत, इस तरह का वातावरण जब बच्चे को मिलेगा, तब क्या होगा, तब ये बीमारी का जीन सप्रेस हो जाएगा। यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि बच्चे का अलग से कोई वातावरण नहीं है, बच्चा 9 महीने और बचपन में माँ के वातावरण में ही, बच्चा 9 महीने और गर्भकाल के 9 महीने और उसके बाद बचपन में 4-5 साल तक माँ के वातावरण में ही रहता है, तो वो वातावरण सेम है। इसीलिए माँ की हर अनुभूति, माँ की हर क्रिया, माँ के हर विचार, माँ के हर भाव से वो प्रभावित होता है, और उसी के माध्यम से ये रोगों का या तो सूत्रपात होगा या उससे बचा भी जा सकता है। तो आज हम लोग सोल्यूशन पे बात करेंगे। जब हमने देखा कि देखिए ये किस तरह से एपिजेनेटिक सिग्नल्स, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो या फोलिक एसिड हो, तो ये पॉजिटिव सिग्नल देंगे, या कुछ ड्रग्स हैं या सिगरेट है, ये नकारात्मक प्रभाव देंगे। तो ये न केवल गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करेंगे, बस उसके आगे की पीढ़ियों को भी प्रभावित करेंगे। और ये ज्ञान हमारे ऋषियों को था, इसीलिए हिरण्यकश्यप के जीन्स होते हुए भी नारद की गाइडेंस कायाधु माँ को मिली, और उनके घर में प्रहलाद नहीं हुए, भक्त प्रहलाद पैदा हो गए, क्योंकि इस तरह का वातावरण उनको मिला। दूसरी तरफ हमारे ऋषियों ने इस बात को जाना और सुसंतति निर्माण की प्रक्रिया को एक बहुत ही गंभीर विषय समझा, और उसकी जिम्मेदारी से माता पिता को अवगत कराया। इसलिए साधना का नियम डाला। स्वयं योगेश्वर कृष्ण ने 12 वर्ष तप किया, तब प्रद्युम्न को पैदा किया। महर्षि व्यास के 5 पीढ़ियों ने कठोर तप किया, तब वो उस कुल में आए। और रघुकुल की रीत तो आप जानते ही हैं, रघु, दिलीप, अज, स्वयं मनु शत्रुपा, जो बाद में कौशल्या दशरथ बने, उन्होंने किस तरह से अपने अनुवांशिक यानी जीन्स की गुणवत्ता को किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया, तब उनके घर में निर्विकार ब्रह्म का जन्म हुआ। तो हम यहाँ देखते हैं, या तो जीन्स नेचर यानी वंशानुक्रम, या नर्चर या एनवायरमेंट और वातावरण पृथक रूप से अपने आप में अपूर्ण है। जीन्स यानी कि अनुवंशक्रम और वातावरण। तीसरा हो गया एपिजेनेटिक्स, इसके समन्वय से ही सुसंतति का निर्माण किया जा सकता है। अब इसका निष्कर्ष क्या है कि हम जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु वातावरण से आने वाले सिग्नल्स के प्रति बहुत संवेदनशील है, और वो वातावरण से आने वाले फैक्टर्स उसके पूरे जीवन को और आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी एक युग निर्माणी के रूप में बनती है कि किस तरह से हम प्रत्येक गर्भवती माता को सजग करें, उसको आज जो वातावरण में और जो चिंतन में प्रदूषण व्याप्त है उससे उसको बचाएं, उसके प्रति वो सजग रहे, और उसके लिए उसको क्या एक्शन प्लान लेना है उसको हम उससे अवगत कराएं। तो ये एक्शन प्लान दिनचर्या के रूप में भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे ऋषियों ने एक और सॉल्यूशन दिया कि एपिजेनेटिक टैग्स के रूप में जो कुसंस्कार हमारे जीन्स में अपनी छाप छोड़ देते हैं, उसको एक साफ करने का तरीका था संस्कार प्रणाली। तो इसीलिए वो 16 संस्कार की विधा ऋषियों ने शोध से बनाई, और उससे हमारी माताएं लाभ लेती थी। वो संस्कार करा के क्या होता था कि
चेतना का कहेंगे रीप्रोग्रामिंग, उस सबकॉन्शियस ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग समय समय पे होती रहती थी। एपिजेनेटिक्स ऐसा नहीं है कि गर्भ में ही प्रभावित करती है, वो पूरे जीवन हमको प्रभावित करती है, लेकिन अधिकतर संस्कार आप देखेंगे बचपन में कराए जाते हैं, क्योंकि इस समय ये ज्यादा आसान है सबकॉन्शियस की क्लीनिंग। जब अचेतन मन सक्रिय है तो अचेतन की सफाई, अचेतन की रिप्रोग्रामिंग बहुत ईजी है। इसीलिए हमारा गर्भ संस्कार का जो उद्देश्य है वो कर्मकांड नहीं है, वो एक शिक्षण है कि कैसे गर्भवती माता और उसके घर वालों को इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि गर्भवती माता की दिनचर्या, उसका आहार, उसके विचार, उसकी जीवन शैली, उसका व्यवहार उसके आने वाले शिशु को प्रभावित करेगा। किस तरह से घर का सौहार्दपूर्ण वातावरण, पति का पत्नी के प्रति सम्मान, प्रेम, घर वालों का गर्भवती माता के प्रति दृष्टिकोण उसके न केवल गर्भस्थ शिशु को पर आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकता है। और इसीलिए गर्भवती माता ऐसी जीवन शैली को अपनाए जो न केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य को लाभान्वित करे, बल्कि साथ में मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक स्वास्थ्य को भी उसके पोषण पहुंचाए। और यही डेफिनेशन हमारी WHO देती है कि चारों स्वास्थ्य जब पूर्ण होंगे तभी पूर्णतः व्यक्ति स्वस्थ होगा। अब इस बात को हम अपनी गर्भवती माताओं को, सभी डॉक्टर्स को, आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, कार्यकर्ता बहनें, जन जन तक आवगड़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम गर्भवती माता को ध्यान, जप, आसन, प्राणायाम, स्वस्थ आहार की योजना, स्वाध्याय, गर्भ संगीत, गर्भ संवाद के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभों के बारे में अवगत कराते हैं, और जिससे वो आसानी से इसको अपनी दिनचर्या में इसका समावेश कर सके। तो आइए अब समझते हैं गर्भवती माता की आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए। अब हमने समझा कि यदि माता पिता चाहते हैं कि उनके घर में एक समुन्नत, प्रतिभावान, संस्कारी संतान आए, तो उनको एक सुव्यवस्थित, नियमित, स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना पड़ेगा। ये बात पिछली एपिजेनेटिक साइंस से प्रूव हो गई कि बच्चे का गुण, कर्म, स्वभाव माँ के चरित्र, चिंतन, व्यवहार से ही निर्धारित होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि माँ की दिनचर्या नियमित हो, स्वस्थ हो, क्योंकि अस्त व्यस्त दिनचर्या केवल अनगढ़ मनुष्य ही अस्त व्यस्त दिनचर्या का पालन करते हैं। अगर हमें सुगढ़ पीढ़ी चाहिए, एक सुसंतति का निर्माण करना है, एक भावी पीढ़ी का निर्माण करना है, तो हमें एक व्यवस्थित दिनचर्या का पालन अवश्य करना पड़ेगा। और इसको नियमित करने के लिए आवश्यक है कि इसकी प्लानिंग गर्भ के 3 महीने पूर्व से हो। इसी को हम कहते हैं प्लान्ड कंसेप्शन, क्योंकि उसी के द्वारा कल आपको गायत्री दीदी ने बताया था किस तरह से जो जीनोम्स हैं उसमें वातावरण का, सोच का, व्यवहार का, भाव का प्रभाव पड़ेगा, और किस तरह से शुक्राणु और अंडे की गुणवत्ता बढ़ के एक गुणवान शिशु हमारे घर में आ सकता है। माँ की दिनचर्या प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शुरू होनी चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो कम से कम माता सूर्योदय से 1 घंटा पहले अवश्य अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करें, और प्रारंभ में एक जागरण गीत और आत्मबोध की साधना के साथ अपना दिन शुरू करें। ये जागरण गीत कुछ भी हो सकता है, जैसे राग भैरव में गाया हुआ गायत्री मंत्र, या जो गीत शांति कुंज में बजाया जाता है माता जी की आवाज में, ये शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर चल जाएं, पर सेवा पर उपकार से निज जीवन सफल बना जाए। तो ये क्या होगा, इससे ये भाव जब बच्चे के मन में जाएगा तो उसके अंदर सद्बुद्धि आएगी, उसके अंदर कर्तव्य बोध होगा, वो ये जानेगा कि उसके जीवन का उद्देश्य परमार्थ है, पर सेवा है। और साथ ही साथ जो एक पर्टिकुलर गीत हम बजाते हैं जगने के समय, उससे बच्चे का सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेन हो जाता है उस गीत के साथ जगने के लिए। इसी तरह से सोने का गीत अलग हो, खाने का गीत अलग हो, समय समय पे अलग अलग गीतों की टाइम टेबल माँ बनाए और उसके साथ बच्चे के सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करे। अब आत्मबोध और तत्बोध की साधना, ये दोनों साधनाओं को गुरुदेव ने आध्यात्मिक संध्याओं की संज्ञा दी है।
ये हमें जगने के साथ आत्मबोध और सोने के साथ तत्बोध की साधना आवश्यक है। आत्मबोध अर्थात स्वयं को जानना, अपने बारे में अवेयर होना, कॉन्शियस होना। गुरुदेव ने सूत्र दिया कि हमको संपूर्ण जीवन ऐसे जीना चाहिए, प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाए, प्रतिदिन की प्लानिंग करें, प्रत्येक दिन नया जीवन, प्रत्येक रात नई मौत। तो जब माँ संपूर्ण जीवन मानते हुए एक दिन को हर पल का, हर क्षण का सदुपयोग करते हुए पूरे मनोयोग से, पूरी तन्मयता से उसको फॉलो करेगी पूरे दिन, ये मानते हुए कि एक दिन मिला है पूरे अपने संतान के प्रति अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, पूरी निष्ठा से उसको पालन करेगी, तो उसको और बच्चे को डेफिनेटली आत्मानुभूति होगी, आत्म उत्कर्ष होगा दोनों का, और उसका लाभ उसको मिलेगा। उसके बाद माँ धरती माता को प्रणाम करते हुए अपना शयन त्यागे, अपना बिस्तर त्यागे, और धरती माँ को प्रणाम करते समय बच्चे से संवाद करे। मेरे प्यारे बच्चे, ये माँ हमारी धरती माता है, इनको प्रणाम करते हैं। ये हमारी सारी भूलों को क्षमा करते हुए, हमारे सारे पापों को सहन करते हुए भी हमें धारण किए हुए हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अंतहीन सुखों के लिए इनका शोषण ना करें, बल्कि इनके अस्तित्व की रक्षा के लिए, इनको हरा भरा रखने के लिए वृक्षारोपण करें, और साथ में ये भाव करें कि धरती माता के गुण, धैर्य, सहनशीलता, उर्वरता उसमें आ रहे हैं, उसके माध्यम से उसके संतान में जा रहे हैं। इसके पश्चात माँ गुनगुने पानी का सेवन करे। 2-3 गिलास गुनगुना पानी उकड़ू बैठ करके सीधे पिए। अगर उकड़ू नहीं बैठ सकती है तो बिस्तर पे या कुर्सी पे सीधे बैठ के, यानी कि मेरुदंड को सीधे रखते हुए घूट कर करके पिए। इसका क्या लाभ होगा? इसमें जो रात भर में छोटे छोटे माइक्रोब्स, जीवाणु, कीटाणु हमारे मुंह में एकत्र हो गए, वो पानी के साथ हमारे आंतों में जाते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। और गर्भावस्था में हमें किसी प्रकार का भी संक्रमण नहीं चाहिए, क्योंकि वो माँ और बच्चे दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। दूसरी बात, पानी पीने के कारण कब्ज की शिकायत नहीं होती है, जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी के दौरान। और साथ में माँ ये ध्यान करे, आचार्य चरक ने 3 गुण बताए जल के, धैर्य, बल और उत्साह। ये तीनों गुणों को माँ धारण कर रही है, और साथ में बच्चे को भी वो गुण ट्रांसफर हो। इसके पश्चात माँ अपनी दैनिक गतिविधियों को शुरू करे, अपने नित्य कर्म को करे, साथ में मधुर संगीत बजाए। अगर वो किसी वाद्य यंत्र को बजाना जानती है तो उसको भी थोड़ी देर बजाए और आनंदित हो। संगीत जो है मन को प्रफुल्लित करता है, प्रसन्नता देता है, नई ऊर्जा देता है, तनाव को कम करता है। वाद्य यंत्र विशेष रूप से इसलिए बजाना लाभदायक होता है कि वाद्य यंत्र से, जो कल आपको श्रद्धा दीदी ने बताया किस तरह से संगीत से न्यूरोनल पाथवेज बढ़ते हैं, वाद्य यंत्र इन न्यूरोनल पाथवेज को बढ़ाने में और मदद करता है। साथ में दोनों ब्रेन्स, लेफ्ट और राइट ब्रेन साइमल्टेनियसली एक्टिव होते हैं, और इन दोनों ब्रेन्स के इंटर न्यूरोनल कनेक्शंस वाद्य यंत्रों को बजाने से बढ़ते हैं। तभी आप देखते हैं कि हमारे हर देवी देवता के पास एक वाद्य यंत्र होता है। शिव जी के पास डमरू, कृष्ण भगवान के पास मुरली, और माँ सरस्वती के पास वीणा। अब उसके पश्चात माँ व्यायाम करें। व्यायाम तो कई तरीके से हो सकता है, लेकिन योगासन का महत्व बहुत है, क्योंकि अन्य व्यायाम से इतना लाभ नहीं मिलता जितना योगासन के माध्यम से। तो गर्भावस्था में कुछ विशिष्ट योगासन बताए गए हैं। अब योगासन जो है क्या करते हैं कि हर जोड़ का, हर छोटे बड़े जोड़ का और हर अंग प्रत्यंग को मजबूत करते हैं और उसमें लचीलापन लाते हैं। जो हम जिम में जाके एक्सरसाइजेस करते हैं उससे मांसपेशियां हमारी कड़ी हो जाती है, क्योंकि अन्य व्यायाम हमारे स्नायु तंत्र को प्रभावित नहीं करते, जबकि योग आसन हमारी नाड़ियों को, हमारी मांसपेशियों को, हड्डी को, सब में मजबूती भी देते हैं और लचीलापन भी देते हैं। इसलिए गर्भावस्था में एक सेट ऑफ
आसन बताए जाते हैं जो आपको अलग क्लास में बताए जाएंगे। इसमें सूक्ष्म व्यायाम है, कुछ खड़े होने वाले आसन है, कुछ बैठने के आसन है और कुछ लेटने के आसन है। विशेष करके 2 आसन गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद हर महिला को करने चाहिए, और वो है तितली आसन और पेल्विक फ्लोर व्यायाम। तितली आसन से प्रजनन अंगों का सर्कुलेशन, रक्त संचार बढ़ता है, तो उससे अगर प्रेगनेंसी से पहले यानी कि कंसेप्शन से पहले यदि करेंगे तो कई बार अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसीज में इससे लाभ मिलता है, कंसेप्शन होने में आसानी मिलती है। फिर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज जो है वो इस तरह से करी जाती है कि गुदा मार्ग और योनि मार्ग को अंदर खींचते हैं, पर इस दौरान सांस की प्रक्रिया सामान्य रहनी चाहिए, सांस आती जाती रहे, और इस प्रक्रिया में जब गुदा मार्ग और योनि मार्ग को अंदर खींचा जाता है, थोड़ी देर संकुचन किया जाता है और उसके बाद छोड़ देते हैं। एक बार में 10 से 12 बार इस प्रक्रिया को करें, और नियमित दिन भर में कई बार खाना बनाते में, टीवी देखते में, बैठे उठते, इसको माँ अगर करती रहती है तो इससे क्या लाभ मिलता है? इससे वेजाइनल और पेरिनियल मसल्स स्ट्रांग होती है। बाकी आसनों से भी क्या हो रहा है लाभ गर्भावस्था में, कि इससे पेट के निचले हिस्से की, रीढ़ के निचले हिस्से की, कमर की, टांगों की, वस्ती प्रदेश यानी कि वेजाइनल और पेरिनियल मसल्स स्ट्रांग होती हैं, और उससे क्या होता है कि गर्भ 9 महीने तक जो गर्भाशय बढ़ रहा है उसको सपोर्ट मिलता है। गर्भाशय के मुख में भी तनाव रहित हो जाता है, गर्भाशय का मुख यानी सर्विक्स, तो प्रसव आराम से शुरू हो जाता है। और प्रसव के दौरान भी ये देखा गया है जो महिलाएं नियमित रूप से योगासन करती हैं उनकी प्रसव में कम तकलीफ होती है, कम समय लगता है। सामान्य प्रसव बहुत ही सहजता से संभव है यदि माँ योगासन करे। ये तो उसके वैज्ञानिक लाभ हुए। इससे पहले मैं एक लाभ इसका और बता दूं। पेल्विक फ्लोर व्यायाम करने से जो बच्चा जब प्रसव होता है तो बच्चे के सिर को नीचे आने में अधिक श्रम नहीं करना पड़ता, बच्चा आराम से नीचे आ जाता है, और प्रसव के पश्चात पूर्व स्थिति पाने में भी माँ को अधिक कठिनाई नहीं होती है। अब ये इसके वैज्ञानिक लाभ हुए। आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं योगासन के। उन आसनों से करने से हमारे जो चक्र है, जैसे स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, इनको ये जागृत होते हैं चक्र हमारे। साथ में हमारे कुछ मर्म स्थान होते हैं सूक्ष्म शरीर में, जिसपे ना किसी शल्य चिकित्सा की पहुंच है ना किसी औषधि की। उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये सभी आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए, ऐसा गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है। अब माँ और बच्चे अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए जप, ध्यान, प्राणायाम अवश्य करें। माँ इसके लिए थोड़ा समय अवश्य निकाले, अपनी चाहे कितनी भी व्यस्त हो, चाहे जप, ध्यान, प्राणायाम को वो थोड़ी देर के लिए करे, पर करे अवश्य नियमित रूप से। अब जप क्या है? मंत्र उच्चारण के मंत्र के नियमित उच्चारण को हम जप कहते हैं। जब ये मंत्र क्रमबद्ध, लयबद्ध तरीके से किया जाता है तो अंदर ये विशेष प्रक्रिया होती है हमारे अंदर। क्या होता है? आप देखते हैं जैसे जब लय और ताल के साथ एक सेना की टुकड़ी पुल क्रॉस करती है तो उसको मना किया जाता है कदम ताल मिलाने के लिए, क्योंकि उसके वाइब्रेशंस अगर पुल के वाइब्रेशंस के साथ मैच कर गए तो इतनी ऊर्जा पैदा हो जाएगी कि पुल टूट जाएगा। इसीलिए भी जब सैनिक टुकड़ी पुल को क्रॉस करती है तो वो लेफ्ट राइट करते हुए नहीं निकलती। अब ये प्रक्रिया, हमारे मंत्र की प्रक्रिया हमारे अंदर किस तरह से प्रभाव पैदा करती है, ये देखिए। जब हम मंत्र का उच्चारण नियमित रूप से करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, एक पर्टिकुलर लय के साथ, तो हमारी कंठ, जीभ, तालु, नाड़ियां, उपत्यकाएं, सब में एक विशेष कंपन पैदा होता है और सब एक ही फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करती हैं। उससे जो ऊर्जा का संचार होता है, उससे ये जो हमारे षट चक्र हैं, जो प्राण तत्व के, प्राण के हमारे केंद्र हैं, बिजली घर हैं, वो पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं, चार्ज हो जाते हैं। ये तो हुई अंदर की प्रक्रिया।
पर मंत्र की प्रक्रिया दोहरी होती है। ये मंत्र के वाइब्रेशंस जब ब्रह्मांड में जाते हैं तो ये तरंगों के रूप में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके अपने साथ और अधिक सजातीय शक्तिशाली ऊर्जा को लेकर के, उस सेम फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशंस को लेकर के साधक के पास लौटते हैं। ये फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स का रूल है कि जो भी वाइब्रेशंस होंगी वो वापस मूल उद्गम पर आएंगी। तो ये मंत्र उच्चारण साधक को और अधिक शक्तिशाली और अधिक ऊर्जावान बनाता है। अब गायत्री मंत्र ही क्यों करें? गायत्री मंत्र इतना पावरफुल क्यों है? गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों कहा गया है? वो इसलिए कि ये अनादिकाल से जपा जा रहा है। अनेक ऋषियों ने, अनेक देवताओं ने इसको जपा है, जिसके कारण से ब्रह्मांड में एक वृहद शक्तिपुंज इसका इकट्ठा है। अब जब गायत्री मंत्र किया जाता है तो उसकी तरंगे उस शक्तिपुंज से टकरा करके और अधिक स्ट्रॉन्ग और अधिक पावरफुल होकर के साधक के पास लौटती हैं और कम समय में साधक को अधिक लाभ मिलता है। इसीलिए जो भी माँ जो भी जप कर रही हो वो करती रहे, अपना इष्ट मंत्र जपें, जो भी आपकी पद्धतियों से करें, लेकिन 5 मिनट आप उसमें गायत्री मंत्र को अवश्य जोड़ दें। अब ध्यान और मेडिटेशन आजकल आप जानते हैं बहुत प्रचलन है इसका, पर ध्यान है क्या? ध्यान है अपने अंदर जागने, अपने अंदर देखने की प्रक्रिया, अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है। जब गर्भवती माता ध्यान करती है तभी वो अपने अंदर की संपदाओं को, विभूतियों को, शक्तियों को जागृत करके अपने गर्भ शिशु को लाभ पहुंचा सकती है। अब ये अनेक तरह के ध्यान आजकल प्रचलित हैं, जैसे कंसंट्रेशन मेडिटेशन, माइंडफुल मेडिटेशन, म्यूजिकल मेडिटेशन। पर गुरुदेव ने विशेष रूप से उदयमान सूर्य का ध्यान बताया है तीनों शरीरों पर। उदयमान सूर्य के प्रकाश का, ईश्वर की चेतना के प्रकाश के रूप में जब हम ध्यान करते हैं तो हमें अभूतपूर्व लाभ होता है। इसे हम जैसे कहते हैं डिवाइन लाइट या व्हाइट लाइट, और इसको हम अपने सूक्ष्म शरीर यानी नाभि, जो कि स्थूल शरीर यानी कि नाभि पर, सूक्ष्म शरीर हृदय के क्षेत्र में, और ब्रह्मरंध्र जो कि कारण शरीर का सेंटर है, उस पर जब हम कंसंट्रेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमें कैसे लाभ मिलता है ये समझिए। जब ये प्रकाश स्थूल शरीर में आता है तो माँ को बल मिलता है, उसके अंदर पुरुषार्थ आता है, कर्मठता आती है, कर्तव्यशीलता आती है। जब ये मानसिक क्षेत्र में, विचारों के क्षेत्र में आता है तो पॉजिटिव थिंकिंग आती है, उसके मस्तिष्क पे बोर्ड लग जाएगा, नो एंट्री टू नेगेटिव थॉट्स, केवल वो सकारात्मक ही सोचेगी, निषेधात्मक विचारों के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, ज्ञान योग सदेगा। और जब ये प्रकाश, ये व्हाइट लाइट, ये ईश्वर की चेतना का प्रकाश जब अंतःकरण में आता है तो भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तब गर्भवती माँ के अंदर भक्ति आएगी, प्रेम आएगा, करुणा आएगी, सहकारिता आएगी, सहयोग आएगा, और तब वो साधारण नहीं रह जाएगी, तब वो भी सुभद्रा की तरह, माँ जीजाबाई की तरह महान बन जाएगी और वो देवत्व की कक्षा में प्रवेश करेगी। इसीलिए हर गर्भवती माँ को कुछ समय सूर्य का ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सूर्य साक्षात देवता है जो हमें दिख रहे हैं। अन्य देवी देवता हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन सूर्य के ध्यान से, सूर्य के दर्शन से, सूर्य की रोशनी का सेवन करने से बच्चे के अंदर ऊर्जा का संचार होता है, बच्चे के अंदर प्रकाश आएगा, बच्चे के अंदर तेजस्विता आएगी, प्रखरता आएगी, और वो सूर्य जैसा ही यशस्वी और महान बनेगा। अब ये साइंस के हिसाब से, साइंस में बहुत रिसर्चेस हुई हैं मेडिटेशन के ऊपर, उसका हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं कि आज बहुत सारी शोध के बाद ये पता चला कि ध्यान से कई मस्तिष्क के कई एरियाज में ग्रे मैटर की वृद्धि होती है। ये MRIs हो चुके हैं,
और हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, यहाँ पर ग्रे मैटर बढ़ जाता है, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे ग्रे मैटर बढ़ जाता है। इस जगह ग्रे मैटर बढ़ने से हमारी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि होती है, हमारी स्मरण शक्ति, सीखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति, ये सब अभूतपूर्व रूप से बढ़ जाती है। दूसरी तरफ हमारा जो नेगेटिव इमोशंस का सेंटर है अमाइगडाला, वो सिकुड़ जाता है, तो इससे भय नहीं लगता, तनाव नहीं होता, हमारी जो उद्विग्नता है, हमारी बेचैनी है, उसमें कमी आती है, हमारे व्यक्तित्व में शांति, स्थिरता, संतुलन आता है। ये पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, जिसके सिकुड़ने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और अन्यथा क्या होता है कि जब हम ध्यान करने बैठेंगे, जब करने बैठेंगे, तो हमारा मन इधर उधर भ्रमण करने लगता है। पर धीरे धीरे जैसे ध्यान सधता है, जैसे ध्यान की आदत पड़ती जाती है, धीरे धीरे ये जब पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स सिकुड़ता है, तो हमारी एकाग्रता बढ़ करके हमारा मस्तिष्क इधर उधर नहीं भागता है। और हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसमें अल्फा वेव्स की प्रधानता आती है, जो हमें तनाव मुक्त करती है। जब हम बहुत सक्रिय काम करते हैं, बहुत तेजी से सोचते हैं, तो ब्रेन में बीटा वेव्स होती हैं। जब हम शांत रहते हैं, ध्यान करते हैं, स्थिर हो जाते हैं, इसमें अल्फा वेव्स की प्रधानता होती है। और जब ब्रेन में अल्फा वेव्स होती हैं, तो ब्रेन की ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। और यही विज्ञान है जो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना को प्रभावी बनाता है, क्योंकि निद्रा से जगने के बीच में जो थोड़े से पल है, उसमें सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है, जिसमें अल्फा वेव्स की प्रधानता होती है। और उस समय हम अपने मस्तिष्क को जो भी सजेस्ट करते हैं, जो भी सिखाते हैं, उसकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। अब प्राणायाम, इसके पश्चात प्राणायाम का महत्व आजकल आप कोविड काल में सुन रहे होंगे। प्राणायाम हर व्यक्ति को करना चाहिए, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होती है, ये सब तो लाभ है ही। पर एक्चुअली प्राणायाम है क्या? प्राण जो है एक चैतन्य तत्व है। जैसे कि हमारा शरीर 5 उससे बना हुआ है, जड़ तत्वों से, उसी तरह से 5 चैतन्य तत्व होते हैं। प्राणायाम उनमें से एक चैतन्य तत्व है, जिसको कि धारण करने से हमारी प्राण शक्ति बढ़ती है। इसको ऑक्सीजन से ना कंफ्यूज करें। ऑक्सीजन जो है प्राण वायु है। आप ऐसे समझे कि जब हम चलते फिरते रहते हुए और सांस लेते हैं, तो प्राण वायु के साथ प्राण भी घुल के हमारे शरीर में आता है, पर वो ऐसे ही है जैसे हम सड़क पे टहल रहे हैं। लेकिन जब हम प्राणों में वृद्धि करना चाहते हैं, तो हमें प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम के माध्यम से प्राण को धारण किया जाता है। और ये धारण किया प्राण जो है हमारे शरीर को फिर नहीं छोड़ता। तो ये ऐसे है कि जब हम प्राणायाम करते हैं, तो ये प्राण ऐसे टिकता है हमारे शरीर में, जैसे कि एक मुसाफिर को धर्मशाला में पूरी व्यवस्था के साथ टिका दिया गया। प्राण वो चैतन्य तत्व है जिसके कारण शरीर में आत्मा रहती है। जब प्राण साथ छोड़ देगा, तो आत्मा को भी शरीर को छोड़ना पड़ता है। तो प्राण बहुत ही कहना चाहिए, प्राण के बिना जीवन ही नहीं है। तो प्राणायाम एक बहुत ही आवश्यक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो आत्म उन्नति का साधन बन सकती है। तो गर्भवती माता को ये नियमित करना चाहिए। और प्राणायाम अभी बताए जाएंगे आपको कौन कौन से करने चाहिए, ये इसकी अलग क्लास भी होगी। पर इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब तक क्रिया, भावना और चेतना का समावेश नहीं होगा, तब तक प्राणों की वृद्धि नहीं होगी, तब तक ये एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज बनकर रह जाएगी। इसलिए प्राणायाम की क्रिया भी समझें, उसमें भाव कभी जोड़े, भाव करें कि प्राण तत्व हमारे अंदर आ रहा है, और पूरी चैतन्य अवस्था में अवेयरनेस के साथ सांस पर श्वास पर ध्यान लगाते हुए इस प्राणायाम को करें। अब ये कुछ प्राणायाम है, जैसे नाड़ी शोधन, प्राणकर्षक प्राणायाम, भ्रामरी, अनुलोम विलोम, ये सब गर्भवती माता को करने होते हैं। भस्त्रिका और कपालभाति नहीं करना होता है। इन प्राणायाम से स्वास्थ्य लाभ तो होता ही है, पर अंदरूनी प्रक्रिया क्या चल रही है ये आप समझिए कि हमारे जो षट चक्र है, उसमें सूर्य चक्र की महत्ता बहुत अधिक है। उसको वैज्ञानिकों ने भी अब मान लिया है, क्योंकि वो प्राण तत्व का मेन सेंटर है। वहीं से प्राण तत्व पूरे शरीर में उसका प्राण तत्व का संचार होता है। तो जब हम प्राणायाम में सांस गहरी अंदर लेते हैं और हमारे फेफड़े फूलते हैं, तो वो इस सूर्य चक्र की परिधि में आ जाते हैं। ये सूर्य चक्र अमाशय के ऊपर और हमारे रिब केज के बिल्कुल नीचे
जो हमारा रिब केज का वी होता है उसके बिल्कुल नीचे स्थित होता है। तो जब फेफड़े फूलते हैं और इसकी परिधि में आते हैं तो उससे इसकी हल्की हल्की मालिश होती है, उद्वेलित होता है और प्राणों का संचार बिल्कुल संतुलित रूप से पूरे शरीर में होता है। इसके साथ ही हमारी जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, दोनों में समन्वय स्थापित होता है। ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक यानी सूर्य नाड़ी और पैरासिम्पैथेटिक यानी कि चंद्र नाड़ी। जब सूर्य नाड़ी उत्तेजित होती है तो हम उद्विग्न हो जाते हैं, जब चंद्र नाड़ी अधिक उत्तेजित हो जाएगी तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। इसलिए दोनों का बैलेंस में काम करना बहुत आवश्यक है और इसको नियमित करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही लाभकारी होता है। अब ये स्वास्थ्य लाभ किस तरह मिलते हैं, शरीर में क्या लाभ मिलते हैं हमें? रक्त संचार यानी सर्कुलेशन में इंप्रूवमेंट होता है, ऑक्सीजनेशन में इंप्रूवमेंट होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, पाचन क्रिया में आसानी हो जाती है, स्ट्रेस कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन के लेवल्स बढ़ जाते हैं। अब यज्ञ यद्यपि ऑप्शनल है, फिर भी इसके इतने अधिक लाभ हैं कि इसको बताए बिना हम रह नहीं सकते। यज्ञ को यदि नियमित रूप से मां ना कर पाए तो कम से कम वीकली बेसिस पे या 15-15 दिन में अवश्य करें। आजकल YouTube पे नैनो यज्ञ और सूक्ष्म यज्ञ के वीडियोस पड़े हुए हैं, उसको समझ के वो, उसको सुन करके, देख करके वो पूरी तरह से इसको समझ सकती है। यज्ञ जो है एक बहुत ही कहना चाहिए एक बहुत ही हाई लेवल की साइंस है, जिसमें हमें श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा मिलती है। यज्ञ का अर्थ है दान, संगतिकरण और देव पूजन। संगतिकरण यानी संगठन, और आज का युग संगठन का युग है। आज की शक्ति संघ की शक्ति है। आज आवश्यकता इस बात की है, जो ये देवासुर संग्राम चल रहा है उसमें सभी अच्छी सोच, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म पे आए, इकट्ठे हुए, तभी हम असुरता से लोहा ले पाएंगे। इसमें 3 तरह की एनर्जीज प्रोड्यूस होती हैं यज्ञाग्नि के द्वारा, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी, जो हमारे प्राण तत्व को बढ़ाती हैं, बच्चे के, माँ के शरीर बल, मनोबल और आत्मबल की वृद्धि करती है। यज्ञ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यज्ञ की मुख्य प्रेरणा यह है कि जो भविष्य हम यज्ञ की अग्नि में डालते हैं वो भाष्पीकरण होकर के पूरे वायुमंडल में फैल जाता है। अर्थात हमारे पास जो भी ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम थोड़ा सा अपने लिए रख करके उसको समाज और राष्ट्र के कल्याण में लगा दें, चाहे वो प्रतिभा हो, संपदा हो, समय हो या ज्ञान हो। अग्नि की लौ हमें सिखाती है ऊंचा उठना, और दबाव में भी हम अपने विचारों को सदैव ऊंचा ही रखें। अपने साथ वालों को अपना जैसा बनाएं, अपने से किसी प्रकार में जो हमसे किसी तरह से कम है उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करें। जो हमसे ज्ञान में, उम्र में, अनुभव में बड़े हैं उनका पूजन करें और साथ वालों के साथ सहकार और प्रेम से रहें। इसके लाभ क्या है? वातावरण का परिशोधन होता है और स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इसीलिए तरह तरह की आज औषधियां बीमारी के हिसाब से रिसर्च करके डीएसबीबी में यज्ञोपैथी डिपार्टमेंट में बनाई जा रही हैं, जिसके द्वारा आप अनेक बीमारियों से एक यज्ञोपैथी के माध्यम से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये बहुत ही नई और वैज्ञानिक एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी है जो ऐसे असाध्य रोगों में भी लाभान्वित कर सकती है। और इसमें यज्ञोपैथी का विशेष प्रभाव मेंटल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में देखा गया है। इसमें हमें मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक लाभ तो मिलता ही है, साथ में पारिवारिक और सामाजिक स्वास्थ्य भी साथ में यज्ञ करने से, सहकारिता से, सहयोग से बढ़ता है। अब आता है भोजन। अब गर्भवती माँ चूंकि इतनी जल्दी सुबह उठी है तो 8-9 बजे नाश्ता करने के लिए बहुत देर है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल्स रात भर में डिक्लाइन कर जाते हैं, जिससे बच्चे को नुकसान हो सकता है। इसलिए वो सुबह उठते ही थोड़ा सा ग्रहण कर ले सूक्ष्म नाश्ता, चाहे वो थोड़ी सी सूखी मेवा हो भीगी हुई, जैसे अखरोट है, बादाम है, मुनक्का है, या एक फल हो, या एक बोल अंकुरित अनाज, ये अंकुरित चना, मूंग, मूंगफली का हो, कुछ भी वो पहले सुबह उठते ही ग्रहण करें और उसके बाद 8-9 बजे पूर्ण नाश्ता करें। इस नाश्ते में उसके सभी भोज्य पदार्थ होने चाहिए, जैसे सब्जी है, फल है, दूध है, सभी पदार्थों को उसको नाश्ते में लेना है, जिससे संपूर्ण पौष्टिकता का लाभ उसको मिल सके। भोजन की क्लास चूंकि आपकी रेखा दीदी कल लेंगी तो इसका डिस्कशन हम कल करेंगे। अब मध्यकालीन दिनचर्या।
मध्यकालीन गीतों के साथ माँ अपने घर के काम करे। बार बार हम आपको संगीत के विषय में बता रहे हैं क्योंकि संगीत जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। संगीत के बिना जीवन नीरस हो जाता है। और प्रत्येक पहर के अलग अलग राग होते हैं। जैसे सुबह का राग भैरवी था, तो मध्यकालीन या राग है वृंदावन सारंगी। इस राग में ऊर्जा प्रवाहित होती है। इस राग को हाई नोट्स के साथ गाया जाता है क्योंकि दोपहर होते होते माँ की ऊर्जा में थोड़ी कमी हो जाती है, थोड़ी शिथिलता आ जाती है। तो इसलिए ऐसे गीत सुन करके, ऊर्जावान गीत सुन करके वो अपने को एनर्जाइज करे, अपने को चार्ज करे और फिर घर के कार्य में लगे। दोपहर का भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी तरह की दालें, सभी तरह की सब्जी वो बदल बदल के देती रहे, जिससे कि संपूर्ण पौष्टिक पदार्थ उसको मिले और किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी उसके शरीर में ना हो। इसको कहा गया है सतरंगी डाइट, यानी कि रेनबो डाइट, जिसमें हर कलर की सब्जी और हर कलर के फल को माँ को अपने भोजन में इंक्लूड करना चाहिए। भोजन ऐसा हो जो हितकारी हो, ऋतु के अनुकूल हो और संतुलित के साथ साथ सात्विक और संस्कारित भी हो, यानी कि अच्छे भाव से बनाया हुआ, अच्छे भाव से परोसा हुआ। संस्कारित करने के लिए वो या तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करे भोजन करने से पहले, या बलि वैश्य यज्ञ करे। बलि वैश्य यज्ञ अर्थात एक छोटी सी रोटी में घी चीनी मिला करके एक कांसी की प्लेट को गैस पे चढ़ा करके 5 आहुति गायत्री मंत्र के साथ, एक ब्रह्म के लिए, देवताओं के लिए, ऋषियों के लिए, नर और समस्त प्राणियों के लिए। यानी कि पहले हम समस्त संसार के साथ अपना भोजन शेयर करेंगे, उसके बाद ग्रहण करेंगे। इस बलि वैश्य यज्ञ की प्रभाव इतने अभूतपूर्व है कि निरंतर करने से घर की ऊर्जा बहुत ही सकारात्मक हो जाती है। अनेक समस्याओं का समाधान लोगों ने इस बलि वैश्य यज्ञ से किया है। इसको भी आप YouTube से समझ सकते हैं। इसके पश्चात माँ के पास यदि समय हो तो 15 मिनट ज्योति का ध्यान अवश्य करें दोपहर में। यदि ये संभव ना हो, जो वर्किंग मदर्स हैं वो अपने काम के टाइम में से 5 मिनट समय निकाल करके मनन अवश्य करें। आत्मबोध, तत्वबोध, मनन और प्राणायाम को गुरुदेव ने आत्मोन्नति के लिए आवश्यक बताया है। मनन इस बात का कि सुबह से जो हमारा टाइम टेबल चला उसमें क्या हमने अपना पूरा 100% दिया, क्या जो हमने संकल्प लिए थे वो सब हमने पूरे किए। यदि कोई कमी रह गई है तो हम इसको आगे जो समय बचा है शाम तक का उसमें पूरा करेंगे। फिर विश्राम आवश्यक है माँ के लिए। निद्रा के समय सेल्स का रिजुविनेशन होता है, इसलिए थोड़ी देर माँ गहरी नींद ले। रात में 8 घंटे और दोपहर में 2 घंटे का विश्राम गर्भवती माँ के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसमें दोपहर के 2 घंटे में थोड़ी देर, आधा से 1 घंटा वो नींद ले और उसके बाद इस समय को गर्भ संवाद के लिए यूटिलाइज करें। अब आप पूछेंगे गर्भ संवाद क्या है? गर्भ संवाद है यानी माँ और बच्चे का आपसी संवाद। माँ गर्भ शिशु से बातें करे। तो क्यों करे? वो इसलिए करे क्योंकि इस समय बच्चे का अचेतन मस्तिष्क सक्रिय है और अचेतन की